और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इतनी बड़ी तादाद में खबरों अभी तक के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में भी लोगों की सेवा की, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते रहे और आज हरियाणा में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका खबरों अभी तक में। धन्यवाद कुर्से जी। उदय भान जी, सवाल बहुत सारे हैं, चुनाव का वक्त है, लेकिन शुरुआत दरअसल उसी एक सवाल से इस वक्त हो रही है। आप हरियाणा में मशहूर थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लेकिन आपके एक बयान ने आपको पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर आपका नाम और उनकी तरफ से लगातार आपके ऊपर वार किए गए कि ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए किया है। और ट्वीट हुए, एक्स पर पोस्ट हुए, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, और आपने कहा कि भाई मैंने तो कुछ गलत ही नहीं कहा, मैंने तो वो बात कही जो हमारी आम बोलचाल भाषा में होती है, गाँव की भाषा होती है। फिर आपने कहा कि मैं अपने शब्द वापस भी लेता हूँ, गलत भी नहीं कहा, फिर आपने शब्द वापस भी लिए, क्या वजह रही? मैंने कोई गलत बयानी नहीं की थी, जो सच्चाई थी वो बताई थी। लेकिन रमेश विधूड़ी ने जो संसद के अंदर जो मर्यादा का उल्लंघन करते हुए एक संप्रदाय विशेष को जिस तरह से गालियां दी, जिस तरह से उनको मुल्ला, कटुआ, भड़ुआ, आतंकवादी, उग्रवादी, इतने ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया और कोई सवाल बन नहीं रहा था। तो बीजेपी का जो आईटी नेटवर्क है, उन्होंने और कुछ नहीं मिला, मेरे इस मुद्दे को उठा दिया। उसमें कुछ भी ही नहीं था। अभी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, उन्होंने भी अभी बताया था कि हमारे गांव की भाषा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हमने अपना बयान, हमने जो शब्द जो अच्छे नहीं लगे तो उनको हम वापस ले लेते हैं, नहीं तो हमारे गांव की भाषा में यही बोलते हैं जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा। बीजेपी के नेताओं से जब ये बात कही जा रही थी कि रमेश विधूड़ी ने ऐसा बयान दिया है, वो भी संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में, तो फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हाँ दिया, बहुत सौ ने कहा गलत है, बहुत से उस पर बोलने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन एक बात बार बार ये कह रहे थे कि उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर उस बयान पर खेद जताया। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से आपके बयान को लेकर कुछ नहीं कहा गया। आप बताइए ना इस पर। जब मैंने कह दिया कि हम वो अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं, तो उस पर चर्चा आप किस बात की? और मुद्दे हैं हरियाणा के, उनको आप लीजिए। जहाँ तक है वो बता दिए। आप बताओ, जो 50-52 वर्ष से जिसने अपने पत्नी को छोड़ रखा हो, उसको हमारे भाषा में क्या बोलते हैं? उसको वही बोलते हैं जो मैंने कहा था। और जिसकी शादी नहीं होती उसको वही बोलते हैं जो मैंने कहा था। वो कोई गलत नहीं थी, वो हमारी भाषा थी, हल्के फुल्के अंदाज में वो बात कह दी। और उसमें भी अगर किसी को कोई बुरी बात लगी तो मैंने कहा कि भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब मुद्दे दूसरे आप लो प्रदेश के। उदय भान जी, इस वक्त बीजेपी का और जेजेपी सरकार का ये कहना है कि हमने प्रदेश के लिए इतने विकास के काम किए हैं, इतनी तरक्की के काम किए हैं कि इतने दिन तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने नहीं किया। इनेलो की सरकार रही, उन्होंने नहीं किया। आज जनता का हर वर्ग हमारी सरकार से खुश है और आने वाले वक्त में एक बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जो मुद्दे विपक्ष उठाता है, कांग्रेस उठाती है, वो सिर्फ कहने की बात है, दरअसल उनके पास और कुछ है नहीं। इनकी सरकार में जो विकास हुआ, बढ़ोतरी हुई, वो सबसे बड़ी बेरोजगारी की हुई। इनके सरकार में सबसे बड़ी जो बढ़ी वो महंगाई बढ़ी। इनकी सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी, आज 1,83,000 जो बेरोजगार जो पद हैं, सरकारी पद, वो खाली पड़े हैं। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं HPSC के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में और पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पहला मौका होगा ऐसी सरकार जिसके 41 जो प्रश्न थे वो एक जैसे थे। और ये पहली सरकार है जिसके अधिकारी करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के पकड़े गए थे। आज इनकी सरकार में
आज जो शिक्षा का जो जिस तरह से बुरा हाल हुआ है, आज पूरे प्रदेश में शिक्षा का क्या है। आज 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, फिर भी आज भी 25,192 पद सरकारी टीचर्स के स्कूलों में खाली पड़े हैं। स्कूल में अध्यापक नहीं है, बच्चे किस लिए जाएंगे। एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि भाई जो गरीब आदमी जो सरकारी स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, इस प्रदेश का गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो लोग, वंचित समाज के वो लोग, गरीब समाज के वो लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सामर्थ्य नहीं रखते, वो उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज उन सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। आज 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1048 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज करीब 8640 स्कूल के कमरों की आवश्यकता है। आज 5630 उन कमरों की आवश्यकता है जहां पर लाइब्रेरी, लेबोरेटरी वगैरह बनाने की जरूरत है। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जहां 1784 करोड़ का बजट की जरूरत थी, वहां सिर्फ मात्र 434 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया, और वो भी उसमें लगता नहीं। आज शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होगी। आज प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया। आज जो 2014 में जब इनको हैंडओवर किया था शासन, उस समय 70,000 करोड़ का कर्जा था प्रदेश पर, जो आज 4 लाख करोड़ को पार कर गया। आज प्रदेश में कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,42,800 रुपये का कर्जा लेकर के आज प्रदेश में पैदा हो रहा है। जो कांग्रेस सरकार में जिसका नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे, उस सरकार के अंदर 4 बड़े बिजली के 5400 मेगावाट के बिजली के कारखाने लगे थे। उस सरकार के अंदर दिल्ली से फरीदाबाद फिर बल्लभगढ़ तक मेट्रो रेल लाइन, गुड़गांव तक मेट्रो रेलवे लाइन, बहादुरगढ़ की रेलवे लाइन बिछी थी। इस सरकार में 1 इंच मेट्रो रेलवे लाइन, कोई एक पिलर कोई नहीं लगा। और जबकि खुद जो मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2015 का उनका ट्वीट है कि भाई फरीदाबाद से हम गुड़गांव मेट्रो रेल लाइन बनाएंगे जो 32.14 किलोमीटर की होगी, जिस पर 5900 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, और हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अब हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। उस मेट्रो रेल लाइन जो फरीदाबाद से जो गुड़गांव बनी थी, जिसको 2019 में जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, जो वहाँ से सांसद हैं, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को लेकर के वो बैठे थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा था कि 2022 तक मेट्रो चालू हो जाएगी। वो तो कहीं भी 1 इंच चली नहीं, एक और शगुफा छोड़ दिया, एक और झूठ बोल दिया कि फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन हम मंजूर कर रहे हैं जो 24 किलोमीटर की होगी। 1 रुपया इन्होंने बजट में प्रोविजन नहीं किया मेट्रो लाइन का, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 38 किलोमीटर की वहां पर मंजूर करा ली अपने गाजियाबाद और नोएडा में और लखनऊ के अंदर। इन्होंने एक भी मेट्रो लाइन, कोई 1 इंच मेट्रो लाइन कोई बढ़ी नहीं। बिजली का 1 यूनिट का कारखाना, बिजली में सरप्लस बिजली छोड़ी थी, 5400 मेगावाट के कारखाने लगाए थे जो कांग्रेस सरकार में। आज जो इन्होंने 1 यूनिट का कोई भी बिजली में कारखाना नहीं लगाया, और जो 10% जो विकास वृद्धि थी बिजली की, आज 2% की रह गई है। आज बिजली में जो 1424 मेगावाट का प्रतिदिन का बिजली का वो अनुबंध किया था हुड्डा सरकार ने 2015 में अगस्त में, जो 25 साल तक चलना था, इसी रेट में इतनी यूनिट बिजली, 1424 मेगावाट बिजली निरंतर 25 वर्ष तक 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अदानी पावर से समझौता हुआ था। और अदानी ने इस सरकार को जब आने के बाद एकदम बिजली रोक दी थी, सारे हरियाणा में त्राही त्राही मच गई थी, कारखाने बंद हो गए थे, तब बिजली 7.5-8 रुपये तक यूनिट तक भी खरीदनी पड़ी थी,
जो 2 रुपए 94 यूनिट थी। आपने और बहुत उस सारी बिजली चीजें गिनाई हैं बिजली अभी। का मैं जी। पूरा होने दो, 2 रुपए 94 जो थी, इन्होंने जो अपना जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है, उन्होंने निकाला था कि 1144 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1144 करोड़ रुपए अदानी पावर से वसूलने थे। इस सरकार ने एक फूटी कौड़ी उनसे वसूली नहीं, बल्कि एक अपना मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला करके वो 1144 करोड़ रुपए तस्त्री में रख करके अदानी को सौंप दिए। और इसी तरह से जो 1424 मेगावाट का समझौता था, उसमें से 224 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी, 1200 मेगावाट पे समझौता कर लिया। और जो 1200 मेगावाट है वो भी 2 रुपए 94 प्रति यूनिट के हिसाब से 3 रुपए 28 यूनिट कर ली। इस तरह से इन्होंने पूरे हरियाणा की जो जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, एक धोखा देने का काम किया। इन्होंने कहा अगर प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा आप दिया। ये कह रहे हैं कोई भी सरकार दोबारा तब चुनी जाती है जब जनता को उस पर यकीन होता है, जब वो काम करते हैं, विकास के काम करते हैं, तब दोबारा चुनी जाती है। और जब जनता को यकीन नहीं होता, जनता उनको नकार देती है। फिर दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई, जनता ने चुना उनको। दोबारा जो सत्ता में आई थी, ये तो मैं अब तक ये बता रहा हूँ ना, 9 साल के सारे काम जो 9 साल के 9.5 साल के, खाली उसके 5 साल के नहीं, सत्ता में दोबारा में आई थी 75 पार। और आपके एबीपी और उसमें इंडिया, इस पे आज तक पे ये दिए थे 3 दिन पहले। 21 तारीख को वोट पड़नी थी, 18 तारीख को 7 बजे दिखा रहे थे कि हरियाणा में 78 से 83 सीटें उसकी बीजेपी की आ रही हैं और कांग्रेस की 3 से 5। इस तरह से जो एक गुमराह करने का काम, अपनी ओपिनियन थोपने का काम जो जनता पर किया था, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया। सिर्फ 5350 वोट फालतू हैं बीजेपी की। और जहां ये कह रहे थे 3 से 5, वहां 31 सीटें आई थी और इनकी 40 सीटें रह गई। और हमारे 15 कैंडिडेट ऐसे थे जो थोड़े वोटों से हार गए। सरकार कांग्रेस की बन रही थी, छल से बीजेपी की सरकार बनी 19 में। उसकी वजह क्या रही? कांग्रेस की बननी थी, छल से कैसे बनी? जनता ने वोट दिया उनको, जनता ने वोट दिया। प्रचार सभी पार्टियां करती हैं, तो आपका प्रचार कमजोर रहा या उस वक्त आपकी पार्टी की गुटबाजी आपकी पार्टी पर हावी हो गई थी? जो भी हालात बने, परिस्थिति बनी, मैंने वो बताया ना कि किन परिस्थितियों में सरकार बनी। आज पूरी तरह से जबरदस्त आज हवा जो कांग्रेस पार्टी की चल रही है। 33 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी में, जो 90 का हाउस है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जो सीनियर लीडर, जो प्रदेश के पार्टियों के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारी पार्टी में शामिल है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। जब इस तरह का सवाल हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से पूछा गया है और भी बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे साथ रोज दूसरी पार्टियों के नेता जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद जुड़ रहे हैं, इस तरह की बात, उन्होंने कहा कि नेताओं के जुड़ने से कुछ नहीं होता, जनता जुड़नी चाहिए पार्टियों के साथ, और कांग्रेस के साथ जनता नहीं है। ये जनता ही तो जुड़ रही है, यही तो तकलीफ है। इनके पास कहां थे बताइए? धर्मवीर कौन सी पार्टी से आए, राव इंद्रजीत कौन सी पार्टी से आए, रमेश कौशिक कौन सी पार्टी से आए, चौधरी बीरेंद्र सिंह कौन सी पार्टी से आए? इनके पास तो था ही नहीं सौदा, सारे कांग्रेस पार्टी से उधार लेकर आए थे। इनके पास कहां था? कोई है इनके पास? चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों गए कांग्रेस से? धर्मवीर जी क्यों गए? राव इंद्रजीत क्यों गए? जो सोनीपत के सांसद हैं वो क्यों गए? गए तो अब सारे के सारे दुखी तो हैं, परेशान हैं। उनके आप बयान नहीं देखते कि किस तरह से क्या दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं। अब तो परेशान आत्मा है और वो कांग्रेस में आने के लिए भटक रही हैं आत्मा सारी। अभी आपने हरियाणा की शिक्षा पर, हेल्थ पर और भी कई मुद्दों पर बात की। एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो ये कहती है कि देखिए, बात कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, ये ऐसी पार्टियां हैं कि इन्होंने कभी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं की। ये तो आम आदमी पार्टी का कमाल है कि इनको इस पर मजबूर हमने कर दिया है और हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और काम कर रही है और हम देंगे बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि ये हमारी छवि हम पंजाब और दिल्ली में करके दिखा रहे हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी के यहाँ 90 विधानसभाएं, 10 लोकसभा है, एक भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां इनकी जमानत बची हो। और अभी कुछ दिन पहले ही आदमपुर का उपचुनाव हुआ था।
आदमपुर का उपचुनाव अभी हुआ था, थोड़े दिन पहले ही, और उसमें आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का वो गृह जिला है, सिवानी के वो रहने वाले, सिवानी आदमपुर के साथ लगता है, इधर पंजाब साथ लगता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जहाँ नई नवेली सरकार बनी थी, उन्होंने पूरा डेरा डाला था। दोनों मुख्यमंत्रियों ने, सारी आम आदमी पार्टी ने, जब 2.9% वोट उनको मिली थी। इसका मतलब यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन आपका बना है, क्या ऐसा लगता है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राज्यों में तो इन पार्टियों में इतने मतभेद हैं, सेंटर में कैसे एक साथ चल पाएंगे? अभी इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी आपकी पार्टी को लेकर कटाक्ष किया कि कांग्रेस में तो अभी घमंड आ चुका है, जनता सबक सिखाएगी इनको। हमने तो आमंत्रित किया था, बुलाया था अपनी पार्टी में, जब उनसे पूछा लोगों ने अपने रैली के अंदर, तो नहीं आए। देखिए, इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर के बना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वहाँ पर फैसला वो उच्च स्तर पर उस गठबंधन ने लेना है। जहाँ तक आपने इनेलो की बात करी, इनेलो ना गठबंधन का हिस्सा है, और इनेलो ने ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई अप्रोच किया, और दूसरा ना इससे पहले करते रहे। आप अतीत में लेंगे, इनेलो हमेशा बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो इनेलो बीजेपी को वोट देती है, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो इनेलो बीजेपी को वोट देती है, जब राज्यसभा का चुनाव हो तो दोनों चाचा भतीजे चले जाते हैं, वोट देते हैं, राज्यसभा में वोट देते हैं बीजेपी के कैंडिडेट को। इन्होंने कभी भी कांग्रेस का साथ कभी नहीं दिया, ये हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। अब इनका जो है कहीं भी अस्तित्व बचा नहीं प्रदेश में, अब ये सहारा तलाश करते फिर रहे हैं, सहारा तलाश करते फिर रहे हैं। हमें तो ज़मीनी हकीकत तो बतानी है ना अपने हाईकमान को, हमसे बात करेंगे। और अगर ये गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर इस तरह के बयान देंगे जो आपने अभी बताया, तो इन्हें कौन बनाएगा? फिर भी इनको ज़रूरत है तो वो तो एक पार्टी ने गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन नहीं होगा, वो तो वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। ये जो गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये वहाँ तो प्रयास कर रहे हैं गठबंधन में आने के लिए, और यहाँ ये रोज जो है उल्टा बोलते हैं, तो इसलिए इनका कहीं भी कोई अस्तित्व बचा नहीं है। तलाश करते फिर रहे हैं कि कोई कांग्रेस की समय हवा चल रही है प्रदेश में, उनका कुछ सहारा मिल जाए, कुछ सीट इन्हें मिल जाए। हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और सवाल आखिर में, क्योंकि अब दोनों अध्यक्ष दो पार्टियों के आमने सामने भी हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो उनका ये कहना है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से कांग्रेस हरियाणा के अंदर, जब वहाँ गुटबाजी की खबरें हैं, गुटबाजी की बातें हैं, कैसे मुकाबला कर पाएगी हरियाणा के अंदर? गुटबाजी मैंने बताया ना अभी आप थोड़ी देर पहले, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं, राविंदरजीत सिंह क्या कहते हैं, पहले उनसे पूछ लो। अरविंद शर्मा क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। धनखड़ साहब से भी तुम अलग कैमरे से अलग बात कर लेना, इनके ये क्या कहते हैं गठबंधन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, खबर अभी तक के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, आपका बहुत शुक्रिया, मंच पर मौजूद आप रहिएगा। उदय भान जी को सम्मानित किया जाएगा, और खबर अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी एक मोमेंटो देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये वो मंच है जहां पर हमने विजन 2024 की एक चर्चा की शुरुआत की है। उम्मीद सिर्फ यही है कि 24 का विजन, चाहे लोकसभा चुनावों का हो चाहे विधानसभा चुनावों का, तमाम पार्टियां क्या सोच कर चल रही हैं ये क्लियर हो, वो पारदर्शिता सामने आए कि आम जनता के मुद्दे विपक्ष उठा रहा कि नहीं, वो पारदर्शिता सामने आए कि सत्ता पक्ष आखिर कहेगा क्या विपक्ष के इन मुद्दों पर, क्या सत्ता पक्ष आम जन तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहा है। पक्ष और विपक्ष के नेता इस मंच पर पहुंचे और कई सवालों के जवाब दिए हैं।